जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोयम और फोटोग्राफ का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि एक कार्डबोर्ड पर जो पोएटेस हैं शर्ली टोल्सन, उनकी मदर का एक फ़ोटोग्राफ पेस्ट है जिसमें उनकी मदर है और उनकी 2 कज़न बैटी एंड डॉली हैं। वो अपने चाइल्डहुड वेकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए सी साइड पर गई हुई हैं, समुद्र तट पर गई हुई हैं, सी बीच पर गई हुई हैं। किस काम के लिए गई हैं? पैडलिंग के लिए। वो पैडलिंग कर रही हैं, यानी बेयर फुट शैलो वाटर है, जहाँ पर उथला पानी है वहाँ पर वो चल रही हैं। पोएटेस की मदर की एज 12 इयर्स है और उनके साथ उनके अंकल हैं। अंकल के साथ कैमरा है और उन्होंने ये जो फोटोग्राफ है उसको क्लिक किया है जिसमें कि पोएटेस की मदर लुकिंग वेरी प्रिटी, बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। लेकिन समय ने सब कुछ बदल दिया एक्सेप्ट सी, समुद्र को छोड़कर सब कुछ बदल गया। पोएटेस की मदर की डेथ हो चुकी है लेकिन समुद्र आज भी वैसा का वैसा है। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे स्टैंजा 3rd and 4th। सो लेट्स बिगिन द पोएम। स्टैंजा 3rd फ्रॉम लाइन 10 to 15, 10 से 15वीं लाइन तक। एक बार मैं पोएम को पढ़ूंगी, स्टैंजा 3rd पढ़ूंगी, आप लोग मेरे साथ पढ़ें ताकि आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन भी आए और पोएम का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आपसे बने। Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. एक बार फिर से मैं पोएम पढ़ती हूँ, इन लाइंस को पढ़ूंगी, इस बार आप मेरे साथ में इनको दोहराएं। Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. Some 20-30 years later, 20 के बाद भी एक डैश लगा है, 30 के बाद भी डैश लगा हुआ है। इट मीन्स पोएटेस वॉज नॉट श्योर कि ये बात एग्जैक्टली किस टाइम की है, पर इतना पता है कि कोई 20-30 साल बाद में, इस घटना के बाद में, जब पोएटेस की मदर सी बीच पर अपने चाइल्डहुड वेकेशन को एंजॉय करने गई और उनका ये फ़ोटोग्राफ क्लिक किया गया, इस घटना के 20-30 साल बाद में वंस जो पोएटेस की मदर हैं वो उस स्नैपशॉट को देखती हैं, उस फोटोग्राफ को देखती हैं और देखकर पोएटेस की मदर वुड लुक एट द फोटोग्राफ को देखती हैं एंड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, और उसको फोटोग्राफ को देखकर हंसने लगती हैं। क्यों हंसती हैं? शी लाफ्ड रिमेंबरिंग द हैप्पी मेमोरीज ऑफ द पास्ट। वो अपने पास्ट की इतनी सुंदर यादों को देखकर उनको हंसी आ जाती है और वो पोएटेस से कहती हैं, क्या कहती हैं? सी बैटी एंड डॉली, शीड से, कि देखो बैटी और डॉली। बैटी और डॉली कौन थी? जो पोएटेस की मदर थी, उनकी कज़न। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और वो पोएटेस से कहती है कि देखो, दे यहाँ पर किसके लिए आया? उनके पेरेंट्स के लिए, कि देखो हमारे पेरेंट्स ने हमको बीच पर जाने के लिए किस तरह से ड्रेसअप किया था। सी हॉलीडे वॉज हर मदर्स पास्ट। जो सी हॉलीडे था वो पोएटेस की मदर का पास्ट था, भूतकाल था। यानी वो उस फोटोग्राफ को देखकर अपने अच्छे दिन, अपने जो हैप्पी मेमोरीज़ को रिमेंबर करती है, अपनी हैप्पी जो टाइम को रिमेंबर करती है, उसको याद करती है। सो दैट टाइम वॉज
हर पास्ट, वो पोइटेस की मदर का पास्ट था। और जो पोइटेस हैं वो अपनी मदर को उस फोटोग्राफ को हंसते देखकर वो याद करती हैं। तो वो उनकी मदर का हंसना पोइटेस के लिए दैट वाज पोइटेस पास्ट, वो कवियत्री का पास्ट था। हर मदर्स लाफ्टर हैज़ बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द पोएटेस। जो पोएटेस हैं उनके लिए उनकी माँ का वो स्नैपशॉट देखकर हंसना पास्ट बन गया है। सो बोथ राय का मतलब होता है दुखी होना, परेशान होना। यहाँ पर राय का मतलब है डिसअपॉइंट होना, निराश होना। इन ए सेंस बोथ राय, बोथ किसके लिए आया है? बोथ यानी दोनों। एक है पोएटेस हरसेल्फ और दूसरी है उनकी मदर। दोनों दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? कि जो पोएटेस की मदर हैं वो उस फोटोग्राफ में अपने हैप्पी मेमोरीज को देखकर वो खुश होती हैं, लेकिन इस बात के लिए दुखी हो जाती हैं कि दैट डेज वुड नेवर कम बैक, वो कभी लौट कर नहीं आएंगे फोटोग्राफ में। और उस फोटोग्राफ को देखकर जो पोएटेस हैं वो भी डिसअपॉइंट हैं। क्यों? क्योंकि उस फोटोग्राफ को देखकर उनकी मदर खुश होती थी, लेकिन अब वो उनके लिए पास्ट बन गया है। पोएटेस के लिए उनकी मदर की हंसी हैज़ बिकम पास्ट, और जो पोएटेस की मदर हैं उनके लिए वो हैप्पी मेमोरीज एट द सी बीच हैज़ बिकम पास्ट। तो बोथ राय, दोनों ही डिसअपॉइंट हैं, दोनों ही दुखी हैं, पोएटेस की मदर भी और पोएटेस हर सेल्फ भी। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों ही डिसअपॉइंट हैं। किस बात के लिए डिसअपॉइंट हैं? मदर तो जो चाइल्डहुड जॉय और हैप्पीनेस था वो कभी नहीं लौट के आने वाला, और जो पोएटेस हैं उन्होंने अपनी मदर को खो दिया है। तो दोनों ही इस जो स्टैंजा में कैसी हैं? बोथ राय, दोनों डिसअपॉइंट हैं। अब देखिए फिर से जो लास्ट लाइन है, 15 लाइन है, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड यानी स्ट्रगल करना, बहुत कठिन। पोएटेस को अपनी मदर को भुला पाना कैसा है? बहुत ही स्ट्रगल वाला है, बहुत ही कठिन है। और जो पोएटेस की मदर हैं वो भी अपने जो चाइल्डहुड हैप्पीनेस को, जो स्वीट मेमोरीज को वो भी नहीं भुला सकती हैं। तो उनकी जो मदर का लाफ्टर है वो हैज़ बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द पोएटेस बिकॉज हर मदर इज़ डेड। जो उनकी मदर की हंसी है, उनका जो खुश चेहरा है, वो पोएट के लिए पास्ट बन गया है क्योंकि अब उनकी डेथ हो गई है। और जो पोएटेस हैं वो अभी भी याद करती हैं कि कैसे उनकी मदर उस फोटोग्राफ को देखकर हंसती थी। और इस फोटोग्राफ को देखकर उनके दो एक्सप्रेशन आते थे, एक तो हैप्पी डेज, स्वीट मेमोरीज विद हर कजिन एट बीच, और एक था सेंस ऑफ लॉस बिकॉज टाइम हैज़ चेंज एवरीथिंग। वो जो समय निकल गया अब वो नहीं आने वाला। इसके बाद में ये जो लास्ट लाइन है, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ये भी एक पोइटिक डिवाइस है जहाँ पर लेबर्ड का मतलब क्या है? स्ट्रगल, डिफ़िकल्ट, परेशानी, संघर्ष, और ईज का मतलब देखो ईजी। तो ये दोनों अपोजिट हैं। लेबर्ड का मतलब डिफ़िकल्ट और ईज यानी ईजी। तो कभी भी जो कठिन चीज़ वो आसान नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दोनों साथ में आए हैं। तो इस पोइटिक डिवाइस को कहा जाता है ऑक्सीमोरॉन, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो इसमें जो पोएटेस हैं वो ये समझा रही हैं, ये बता रही हैं कि उनकी मदर की याद को भुलाने के लिए उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, काफ़ी लेबर करना पड़ा, और अंत में उन्होंने उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया और लिव विद इट, और उसके साथ में उन्होंने जीना सीख लिया। दैट इज लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लॉस किसका? डेथ ऑफ हर मदर। एंड नाउ स्टैंजा
4, इसको भी मैं पहले पढ़ूंगी, इसके बाद में हम लोग इसको समझेंगे. नाउ शी हैज़ बीन डेड nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ पढ़िए. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. Now she has been dead. अब she किसके लिए आया है? पोएटेस मदर के लिए, कि जो पोएटेस की मदर हैं, कवयित्री की मदर हैं, she is dead now. जो पोएटेस हैं, she has lost her mother. उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है. Nearly as many years as that girl lived. कितने साल हो गए? जो उस फोटोग्राफ में उस लड़की की एज थी, कितनी एज थी? 12 ईयर्स. उतनी ही एज, उतना ही समय जो पोएटेस हैं उनकी मदर की डेथ को हो चुका है. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस. ऑफ दिस सर्कमस्टांस का मतलब, सर्कमस्टांस यानी घटना, स्थिति. इसका मतलब ऑफ द लॉस ऑफ हर मदर, कि ये घटना कौन सी घटना? जिसमें कि उन्होंने अपनी माँ को खोया, जिसमें कि उनकी मदर की डेथ हुई. देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल. देयर इज़ नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस एनीथिंग ऑन हर मदर्स डेथ. पोएटेस कहती हैं कि उन्हें अपनी माँ की डेथ के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है. शी इज़ स्पीचलेस. उसके पास में कोई शब्द नहीं है, वो खामोश है. She has no word to express her grief, loss, pain. जो पोएटेस हैं उनके पास में अपने दुख को, जो उन्होंने खोया है, जो उनके अंदर दर्द है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए कोई वर्ड नहीं है. केवल क्या है? इट्स साइलेंस साइलेंसेस. साइलेंस केवल एक सन्नाटा है. डेथ ऑफ हर मदर फिल्स हर विद सैडनेस. और वो साइलेंस, वो खामोशी किस चीज़ की है? उनकी मदर की डेथ ने उनके अंदर एक साइलेंस, एक खामोशी, एक बिल्कुल अलग तरह की शांति भर दी है. शी बिकम साइलेंट वेन एवर शी रिमेंबर्स हर मदर. वो जब भी अपनी मदर को याद करती हैं वो चुप हो जाती हैं. द साइलेंस कॉज्ड बाय द डेथ ऑफ हर मदर मेक्स द एटमॉस्फेयर ग्लूमी where no one is able to utter words. पोएटेस की मदर की डेथ के कारण एक तरह का ग्लूमी यानी निराशा वाला वातावरण, निराशा की भावना उनके अंदर हो गई, जहाँ पर कि वो कुछ भी शब्द नहीं बोल पाती हैं. अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो कि स्टैंजा 3rd and 4th से रिलेटेड है. तो आप उनको लिखें, याद करें. और हम लोग अब स्टैंजा 3rd और 4th में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनको भी समझ लेते हैं. वैसे तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में समझा ही दिया गया है, फिर भी देखते हैं. टेरिबली, टेरिबली एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा. ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, नॉट परमानेंट, अस्थाई. स्नैपशॉट, स्नैपशॉट का मतलब फोटोग्राफ. ड्रेस्ड अप, ड्रेस्ड अप पुट ऑन क्लोथ्स यानी कपड़े पहनना. राय, WRY, राय, W के बाद जब भी R आता है तो ज़्यादातर केसेस में वो W साइलेंट रहता है. राय, राय यानी डिसगस्टेड, परेशान, दुखी. और अब हम लोग स्टैंजा 3rd और 4th में जो शॉर्ट आंसर्स हैं, यानी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनका कि 1 वर्ड में आंसर दिया जाता है, उनको देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंट्रांजिएंट इन द पोएम. पोएम में इंट्रांजिएंट यानी ऐसी क्या चीज़ है जो कि स्थायी है, जो चेंज नहीं होती. डेफिनेटली द सी, समुद्र. व्हाट इज ट्रांजिएंट इन द पोएम. और ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि ट्रांजिएंट है, यानी जो टेम्परेरी है, जो शॉर्ट टाइम के लिए है, जो थोड़े समय के लिए है. वो क्या बताया गया है? गर्ल्स फीट,
वो जो 3 लड़कियां हैं जिसमें पोएट की मदर और उनकी 2 कजन्स हैं, उनके पैरों को ट्रांजिएंट बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड टू द पोएटेस मदर? पोएटेस की मदर को क्या हो गया है? शी इज़ नो मोर, शी इज़ डेड। अब वो ख़त्म हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्नैपशॉट? स्नैपशॉट का मीनिंग क्या है? फोटोग्राफ। यहाँ पर 5 नहीं लिखा है, तो आप फोटोग्राफ के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 डाल लीजिए। व्हाट साइलेंसेस द पोएट? पोएट किस बात को सुनकर साइलेंस यानी खामोश हो जाती है? ऐसी कौन सी बात है जिससे कि पोएटेस शांत हो जाती हैं, खामोश हो जाती हैं? मदर्स डेथ, हर मदर्स डेथ, उनकी माँ की डेथ उनको साइलेंट कर देती है, उनके दुख को बढ़ा देती है। और अब हम स्टैंजा 3 और 4 से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स भी समझते हैं। द पोएट्स मदर लाफ एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? यानी पोएट की मदर उस फोटोग्राफ को देखकर हंसती हैं, तो ये जो हंसी है ये क्या इंडिकेट करती, किस ओर इशारा करती है? हर लाफ इंडिकेटेड हर रिमेम्बरिंग द इनोसेंट डेज एंड द नॉस्टैल्जिया फीलिंग। जो पोएटेस की मदर हंसती हैं तो ये हंसी उनका उन अच्छे दिनों को, जो उनके बचपन के दिन थे जब वो बहुत खुश थी और एंजॉय कर रही थी अपनी हॉलीडेज़ को, उनकी ओर इशारा करते हैं। बिहाइंड द लाफ इज़ ऑल्सो द फीलिंग ऑफ पेन दैट दोज डेज वॉन्ट बी बैक। और इस हंसी के पीछे एक दर्द भी छिपा हुआ था कि अब वो दिन, जो उनके बचपन के दिन हैं, जो वो सी बीच पर हॉलीडे एंजॉय कर रही थी, वो दिन कभी नहीं आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस? मैंने आपको हालांकि स्टैंजा में ये बहुत अच्छे से समझाया है, फिर भी हम यहाँ पर इसको एक आंसर की फॉर्म में समझते हैं। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इस लाइन का क्या मतलब है? द पोएटिस मदर फेल्ट पेन वेन एवर शी सॉ द ओल्ड फोटोग्राफ बिकॉज द इनोसेंट चाइल्डहुड डेज वुड नेवर बी बैक। जो पोएटिस की मदर हैं, जब भी इस फोटोग्राफ को देखती हैं तो वो क्या सोचती हैं कि ये जो इतने अच्छे दिन चाइल्डहुड के थे वो कभी भी लौटकर नहीं आने वाले हैं। वाइल द पोएटिस हैज़ लॉस्ट हर मदर, और जो पोएटिस है, जो कवयित्री हैं, उन्होंने अपनी माँ को खो दिया है। शी मिसेज हर लॉट, वो भी अपनी माँ को बहुत मिस करती हैं। एंड रिकॉल हर लाफिंग, और उनकी वो हंसी जो फोटोग्राफ को देखकर वो उनको आई थी उसको याद करती हैं। तो दोनों, उनकी मदर ने अपने उन हैप्पीएस्ट डेज को खोया और जो पोएटिस है उन्होंने अपनी मदर को खोया। तो बोथ ऑफ देम लॉस्ट समथिंग, दोनों ने बहुत कुछ खोया और दोनों ने ही इस तकलीफ को, लेबर यानी स्ट्रगल, इस तकलीफ को बहुत धीरे धीरे कम किया, ईज ऑफ लॉस, और अंत में इस लॉस को कम किया। What does this circumstance refer to? Answer. This word circumstance refer to the present situation of the poet. जो ये circumstance word है, ये poetess की present situation के लिए आया है, which is the painful memories of her mother, जो कि उनकी माँ की डेथ के बाद में उनकी यादें, मेमोरीज जो कैसी हैं, पेनफुल हैं, उनके लिए आया है। Who have been deceased 12 years ago, जो कि 12 साल पहले उनकी माँ की डेथ हो गई थी और उनके मन में अपनी माँ के प्रति जो उनकी यादें हैं, उनकी बहुत तकलीफ़ है। इन्हीं तकलीफ़ों के लिए कौन सा वर्ड आया है? द सर्कमस्टांस। द पोएम रिफ्लेक्ट द पैसेज ऑफ टाइम एंड इट्स 3 स्टेजेस। पूरी पोएम को हम पढ़ें तो उसमें 3 स्टेजेस हैं टाइम की, जो समय गुजरा है उसकी 3 स्टेजेस हैं। ये आपका क्वेश्चन भी है और आता भी है, इसको समझते हैं। फर्स्ट, द फोटोग्राफ शोज हर मदर एंजॉइंग अ हॉलीडे ऑन ए बीच अलॉन्ग विद हर 2 गर्ल कज़न। शी वॉज 12 एट दैट टाइम। फर्स्ट स्टेंजा में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो फोटोग्राफ
में उनकी मदर, जो पोएटेस की मदर हैं, वो अपने चाइल्डहुड हॉलीडेज़ को एक बीच पर एंजॉय कर रही हैं और उनके साथ में उनकी 2 गर्ल कजिन हैं एंड शी वॉज 12 और जो उनकी एज थी वो अराउंड 12 थी। द सेकेंड स्टेज ट्रांसपोर्ट अस टू 20 और 30 ईयर्स लेटर। अब जो दूसरी फेज आती है, दूसरी स्टेज आती है जो कि उस फोटोग्राफ के बाद से 20 और 30 ईयर्स के बाद की है। दिस स्टेज शोज द मदर लाफिंग एट हर पिक्चर। और इस स्टेज में, इस समय पर माँ, जो पोएटेस की मदर है, वो उसी स्नैपशॉट को, उस फोटोग्राफ को देखती है और उसको देखकर हंसती है। द वे शी एंड हर कजन्स वर ड्रेस्ड इन ए पिक्चर एट ए बीच, कि किस तरह से वो और उसकी कजन्स को उनके पेरेंट्स ने ड्रेसअप किया था और किस तरह से वो बीच पर अपने चाइल्डहुड हॉलीडेज के लिए गई थी। ये सेकेंड स्टेज। द थर्ड स्टेज। In the third stage, the poet sadly remembers the dead mother with her heavy heart. मदर की डेथ हो गई है। अब जो पोएटेस हैं वो बहुत ही दुखी मन से अपनी मदर को याद करती हैं। द फोटोग्राफ रिवाइव्स नॉस्टैल्जिक वेव्स इन द पोएट। जो ये फोटोग्राफ है जिसको वो देख रही हैं, अब वो फोटोग्राफ उनकी माँ के बचपन की जो यादें हैं वो उनके दिल में ला रहा है, या वो अपने माँ के बचपन की यादों को याद करके दुखी हो रही हैं। और अब हम समझेंगे कि पोएटिक डिवाइस क्या होती है। पोएटिक डिवाइस किसी भी पोयम में एक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो शब्द होते हैं वो दिखने में अलग मीनिंग देते हैं, लेकिन उनका मीनिंग कुछ और होता है। कई बार ये किसी तरह की कोई साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको अलग अलग नाम दिया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है? अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द इनिशियल लेटर, जनरली कॉन्सोनेंट। जब शब्द इस तरह से आए कि उनका जो फर्स्ट लेटर है, जो कि जनरली कॉन्सोनेंट होता है, ये आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? A-E-I-O-U को छोड़कर जो सारे लेटर होते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। तो हर वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। कैसे? जैसे कि आप अपनी पोएम में देखें, स्टूड स्टिल टू स्माइल, S-S-S, तो ये क्या कहलाएगा? अलिट्रेशन। एक ही साउंड का रिपीटिशन होने से उस पोएम में एक अलग इफेक्ट होता है, तो इसलिए ये पोएटिक डिवाइस यूज़ की जाती है। टेरिबली ट्रांजिएंट, हम लोगों ने देखा टी की साउंड को का रिपीटिशन हो रहा है, तो इसको जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है 2 या 2 से अधिक लगातार वर्ड्स में, तो वो अलिट्रेशन कहा जाता है। इसके बाद आया ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या कहलाता है? जब 2 अलग अलग या 2 अपोजिट जो आइडियाज़ होते हैं वो इकट्ठे आते हैं और एक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसे? जैसे कि पोएम में आया लेबर्ड ईज़। अब लेबर्ड का मतलब डिफ़िकल्ट और ईज़ का मतलब कंफर्टेबल। तो कभी भी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ ईजी नहीं हो सकती, कंफर्टेबल नहीं हो सकती, लेकिन ये 2 डिफरेंट आइडियाज़ वाले वर्ड्स एक पोएम में एक अलग इफ़ेक्ट, यानी कोई चीज़ जो बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन उसको उसके साथ रहना सीख कर उसको कंफर्टेबल, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाना। तो इस तरह से ये 2 डिफरेंट आइडियाज़ वाले वर्ड हैं वो पोएटिक डिवाइस के रूप में आए, तो इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीमोरॉन। और एक और पोएटिक डिवाइस इस पोएम में आई है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या कहलाता है? और डिस्क्रिप्शन that refers to a character or event but used to describe a different situation or character। जैसे कि एक वर्ड आया था ट्रांजिएंट फीट। तो ट्रांजिएंट फीट किसके लिए आया था? देखने में तो लगता है कि ये पोएटिस की मदर और उनकी कज़न के लिए आया था, लेकिन एक्चुअल में ये एक डिफरेंट सिचुएशन, एक अलग स्थिति का वर्णन पोएटिस के द्वारा किया गया। किस स्थिति का? कि किस तरीके से जो ह्यूमन लाइफ है वो टेम्परेरी है, अस्थाई है, शॉर्ट है। तो ट्रांजिएंट फीट के द्वारा इट रेफर्स टू ह्यूमन फीट,
लगता तो है कि इंसान के पैर हैं, ट्रांजिएंट हैं या टेम्परेरी हैं, बट इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब लैक ऑफ परमानेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। लेकिन असल में ट्रांजिएंट फीट के द्वारा पोएटिस ने मानव जीवन के शॉर्ट होने का, मानव जीवन के टेम्परेरी होने का वर्णन किया है। तो इसे क्या कहेंगे? ट्रांसफर्ड एपिथेट। फ्रेंड्स, अ फोटोग्राफ पोएम को हम लोगों ने 2 पार्ट में पढ़ा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जिसमें कि आपने पोएम को पढ़ना सीखा, उसके बाद में उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सीखा, उसकी मीनिंग को समझा, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको समझाए, पोइटिक डिवाइस भी आपको बताई। आप इन सभी को बहुत ध्यान से पढ़िए, याद कीजिए, और पोएम को या जो भी आपके टेक्स्ट बुक में लेसन दिए हैं उनको बहुत ही अच्छे से पढ़िए, उनको एंजॉय करके पढ़िए, तो आपको अंग्रेजी बहुत आसान लगेगी। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।